सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लेट हुआ हूँ बेटा, उसके लिए सभी प्यारे दोस्तों से पहले तो क्षमा चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। दीप्ति है, चलो भाई, आंचल चौधरी हैं, विकास लखन हैं, बहुत अच्छे। वैभव हैं, वैभव यादव। झिंगर लाल हैं, झिंगुर लाल, बहुत अच्छे। रूबी हैं, तपस्या, छवि सैनी है। उषा, दीपक हैं, एमएस नीलम राज हैं। मानसी हैं, मानसी। चलो भाई, अंकुर हैं, विधि है, मोनिका है, श्वेता यादव हैं। निशांत पॉलिस्टर वाले हैं। अक्षय यादव हैं। आरती पटेल हैं। रजत हैं, सुषमा हैं। बहुत सारे बालक हैं। अब देखो, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बैंकिंग चल रहा था, और बैंकिंग में कल मैंने पीएनबी तक आपको बताया था, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना लाहौर में हुई। और बच्चे किसके द्वारा की गई थी? लाजपत राय और दयाल सिंह के द्वारा स्थापना की गई, और पहला भारतीय बैंक था। ठीक है ना भाई। चलो आगे बात करूं बच्चे, एक बैंक खोला गया 1906 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना भाई, BOI। 1946 में, सॉरी 1906 में, 1906 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया भारत का ऐसा पहला बैंक था जिसने अपनी ब्रांच विदेश में खोली। ठीक है ना भाई। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बना इससे प्रश्न कि विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारत का बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया। इसने 1946 में लंदन में अपनी शाखा खोली थी। लंदन में बेटा शाखा खोली थी, लंदन में अपनी शाखा ओपन की, शाखा खोली, और यह पहला बैंक था। ठीक है ना भाई, पहला विदेश में शाखा खोलने वाला बैंक। विदेश में, विदेश यानी कि किसी दूसरे देश में, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक, शाखा खोलने वाला, ठीक है ना भाई, पहला बैंक था, प्रथम बैंक। कौन सा था? BOI, बैंक ऑफ इंडिया। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इंपोर्टेंट भी है। बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है ना भाई। चलो आगे बात करूं मैं बच्चे, बैंक ऑफ इंडिया के बाद तो एक बैंक खुला था 1911 में, जिसे कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI। 1911 में, इसके बारे में खास बात क्या है बच्चे, ध्यान से समझना है। आगे बात करूं बच्चे, 1911 में, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI खोला गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में खास बात क्या है? यह पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक था। पूर्ण स्वदेशी का मतलब क्या है बच्चे? यानी कि जिसका सब कुछ भारतीयों के द्वारा किया गया, पैसा भारतीयों का, स्थापना भारतीयों के द्वारा, मैनेजमेंट भारतीयों के द्वारा, तो जिसमें सब कुछ भारतीयों का हो। पंजाब नेशनल बैंक पहला भारतीय बैंक है, यह पहला स्वदेशी बैंक है। भारतीय में और स्वदेशी में अंतर क्या है? वहां पर मैनेजमेंट भारतीय देख रहे हैं, स्थापना भारतीयों ने की है पंजाब नेशनल बैंक की, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में पैसा अंग्रेजों का था। ठीक है ना भाई। लेकिन यहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा भी भारतीयों का है, स्थापना भी भारतीयों ने की, और बेटा संचालन भी, इसका प्रबंधन भी, सब कुछ भारतीय कर रहे हैं। देसी है, सब कुछ देसी है, यानी कि पूर्ण स्वदेशी या पहला स्वदेशी बैंक से कहा जाता है। यह बात ध्यान रखनी है। तो CBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रथम स्वदेशी बैंक है, प्रथम पूर्ण स्वदेशी बैंक, पूर्ण स्वदेशी, जिसका सब कुछ देश में हुआ है, स्वदेशी बैंक। तो पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन सा है बच्चे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना भाई। बेटा बिल्कुल पैट का तो सारा कवर हो ही जाएगा इसमें, तो पैट के लिए तो है ही बढ़िया भाई, पैट का पूरा सिलेबस कवर होगा इसमें, क्योंकि ज्यादा पूछा जाता है। यहां मैं तुम्हें पैट से भी ज्यादा कराऊंगा चीजों को। ठीक है ना। तो पैट वाला तो पूरा कवर हो ही जाएगा बच्चे। तो बात समझ में आ रही है। तो ये था आपका CBI। बाकी बात करूं मैं बच्चे आपसे आगे, आज जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे बच्चे भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत बहुत सारे बालकों की बड़ी सिरदर्दी, गुरुजी RBI नहीं बता रहे हो। RBI आज बताएंगे बेटा। RBI जिसे कहते हैं बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है जिसे, RBI। देखो भाई हुआ क्या भाई, ध्यान से समझनी है बात। भारत में बहुत सारे बैंक खोले जा रहे थे, अंग्रेज दुनिया भर के बैंक खोल रहे थे भारत के अंदर,
लेकिन मेरे साथी, अंग्रेज जब भारत में बैंक खोल रहे थे तो उन बैंकों के ऊपर कमांड करने के लिए कोई भी बड़ी संस्था नहीं थी। ठीक है ना, बड़ी संस्था मतलब यानी कि कोई ऐसा तो होना चाहिए जो बैंकों की नाड़ पकड़ ले, बैंकों को कंट्रोल करता हो, बैंकों के लिए कानून बनाता हो। तो भारतीयों का भरोसा इन बैंकों पर नहीं था। तो भारतीय एक लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि इन बैंकों को, जो बैंक हैं ये, इन बैंकों को कंट्रोल करने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए, कोई एक ऐसा बैंक हो, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इनकी नाड़ को दबा सके, जो ये मनमौजी करते हैं ये मनमौजी करना बंद कर दे। ठीक है ना भाई। फिर इस डिमांड को चलते चलते, ये डिमांड चल रही है बहुत लंबे समय से, फिर एक कमेटी का गठन होता है। ठीक है ना भाई, जिसे कहते हैं रॉयल कमीशन या फिर हिल्टन यंग कमीशन। रॉयल कमीशन ने रिकमेंड किया 1921 में, ठीक है ना भाई, कि भैया एक देश में सेंट्रल बैंक होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए, जो इन बैंकों का पापा हो, बैंकों को पकड़े जकड़े रखे। फिर आया था बच्चे, सर पंजाब नेशनल नहीं बताया आपने, गौरव द्विवेदी। बेटा कल कहां घास चरने गए थे, कल बताया था, कल की क्लास देखना। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं बच्चे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भैया आरबीआई की स्थापना जो हुई वो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर हुई। तो आरबीआई भैया ध्यान रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का पापा है, देश का सेंट्रल बैंक है। तो भैया यहां थोड़ी सी चीजों को समझोगे तो यहां सब चीजें समझ में आपके आ जाएंगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। आरबीआई क्या है, देश का केंद्रीय बैंक है, देश का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक का काम क्या होता है वो आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई, देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, देश का सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो भैया ये सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब बैंकों का पापा, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं सब इसी के अंडर में काम करते हैं। ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, आरबीआई की जो स्थापना हुई वो किसकी सिफारिश पर हुई थी, किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो आरबीआई की स्थापना जिस समिति की सिफारिश पर हुई थी, सिफारिश मतलब अनुशंसा, वो 1921 में बनी थी, जिसका नाम था रॉयल कमीशन या फिर जिसे कहते हैं हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है ना भाई, एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो ध्यान रखना है बेटा, एक समिति बनी थी 1921 में जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन, जिसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, रॉयल कमीशन। ठीक है ना भाई, रॉयल कमीशन भी कहते हैं। तो हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन की रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। अब बेटा भारत में केनबरा बैंक बताओ, भारत में 1000 बैंक काम कर रहे हैं, सभी की लिस्ट बनवा दूं 1000 बैंकों की? नहीं बनवाऊंगा ना, जो जरूरी होंगे वही बताऊंगा ना मेरे भाई। तो बात ध्यान से समझनी है, रॉयल कमीशन यानी कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई, ध्यान रखना है। और बच्चे ध्यान रखना है, इस कमीशन की सिफारिश पर ही आया था आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। एक्ट का मतलब बेटा कानून, आरबीआई एक्ट 1934। तो भैया आरबीआई का अपना एक कानून है, आरबीआई किसी के अधीन काम नहीं करता है क्योंकि इसका अपना कानून है। आरबीआई एक्ट आया था, आरबीआई अधिनियम आया था 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर आरबीआई की जो स्थापना की गई, आरबीआई को जो स्टैब्लिश किया गया, इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बच्चे 1 अप्रैल 1935 में, 1935 में। अब देखो एग्जाम में प्रश्न क्या पूछेगा, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई या कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? आरबीआई एक्ट 1934, 1934 के आधार पर। तो एक्ट आया था 1934 में, कानून, और स्थापना हुई थी मेरे दोस्त, आपसे बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त यहां आपसे कि आरबीआई की जब स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर बेटा 1935 से लेके 1937 तक 2 साल, 1935 से लेके 1937 तक 2 साल कोलकाता में रहा, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, कोलकाता में रहा।
और बच्चे इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय 1937 से चेंज हो गया और इसका हेडक्वार्टर 1937 के बाद कहां आया, बाद इसे ट्रांसफर करके मुंबई महाराष्ट्र लाया गया। अब कहां पर है, मुंबई में। तो 1937 के बाद से मुंबई में है। 2 साल इसका हेडक्वार्टर कहां रहा है बच्चे, यानी कि 2 साल इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में रहा है। ठीक है ना भाई, बात क्लियर है, बहुत अच्छे। आरबीआई कोई बेटा बताऊंगा, वो काम है राकेश कुमार, सारी चीजें बताई जाएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे सारी चीजें समझ में आएंगी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है ना भाई, चलो आगे बात करूं बच्चे। यहां आपसे मैं आरबीआई का हेडक्वार्टर कई बार पूछ लेता है, प्रारंभ में कहां था, तो भैया कोलकाता में था। अगर मैं बात करूं बच्चे अभी वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है। आगे बात करूं मैं बच्चे, जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसकी पूंजी कितनी थी, पूंजी पैसा कितना था बेटा, पूंजी कैपिटल, तो भैया ध्यान रखना है 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई थी। 5 करोड़ की पूंजी के साथ, 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ इसे स्थापित किया गया। 5 करोड़ की पूंजी के साथ बेटा इसकी स्थापना हुई थी, 5 करोड़ रुपए के साथ इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना भाई, और ये जो 5 करोड़ रुपए थे ना बच्चे, ये 5 करोड़ रुपए 100 रुपए मूल्य के 5 लाख शेयर में डिवाइड थे। ठीक है ना भाई, 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापना हुई और ये 5 करोड़ रुपए 100 रुपए के एक शेयर की कीमत थी 100 रुपए, 100 रुपए मूल्य के 100 रुपए मूल्य के 5 लाख शेयर में डिवाइड थे। 5 लाख शेयर में डिवाइड थे, 5 लाख शेयर में डिवाइड थे, विभाजित थे, आप लिख देना। ठीक है ना भाई, तो 5 करोड़ की पूंजी के साथ 5 करोड़ रुपए लगाकर आरबीआई को स्थापित किया गया। अब आप कहोगे जब आरबीआई खोला गया क्या ये सरकारी बैंक था बेटा, जब सरकार भारत की थी नहीं तो सरकारी होगा कहां से। आरबीआई जब खोला गया 1935 में तो ये बच्चे एक प्राइवेट बैंक था, प्राइवेट लोगों ने अपना पैसा लगाया, जो भी 5 करोड़ पैसा लगा था, बात समझ में आ रही है, लेकिन था ये सेंट्रल बैंक। तो स्टार्टिंग में आरबीआई एक प्राइवेट बैंक था जो सरकारी बनता है 1949 में जाके। ठीक है ना भाई, चलो अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आपसे, जब आरबीआई प्राइवेट है अभी और सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार का उद्देश्य क्या है आरबीआई को लाने का, उद्देश्य यह है कि जो प्राइवेट बैंक काम कर रहे हैं उन पे ये कमांड रखे, अपनी उनकी नाड़ दबा के रखे, जहां आरबीआई कहे वो ऐसे काम करें। तो बेटा पहली बात तो ये सरकारी बैंक होगा जब ही तो कमांड करेगा, सरकार की आरबीआई ना सुन रहा है क्योंकि बेटा प्राइवेट है। सरकार ने क्या काम करा कि बेटा एक काम करते हैं, यानी कि अगर हमें विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, भारत आजाद हो गया 1947 में और भारत को क्या करना था, डेवलपमेंट करना था, विकास करना था। विकास कैसे होगा, जब गांव तक बैंक जाएंगे, प्राइवेट बैंक थे सारे। ठीक है ना, सरकार की बात नहीं सुनते थे, क्यों माने सरकार की बात, लेकिन बेटा सरकार ने टेंटिया पकड़ ली। टेंटिया समझ लो ना, नाड़ को बोले, किसकी, आरबीआई की टेंटिया पकड़ ली। किसने पकड़ ली आरबीआई की टेंटिया, सरकार ने। यूं कर तुझे ही मैं अपना बना लूंगी, तेरा ही राष्ट्रीयकरण करे दे रही हूं, कलेश ही कट जाएगा, तो अपने आप नीचे वालों को समझियो। ठीक है ना भाई, तो अगर बेटा जो हेड है बैंकों का, हेड यानी कि आरबीआई, इसे ही सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, अपना बना लिया, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है बच्चे 1 अप्रैल 1949 में। ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखना है बच्चे, जो आरबीआई प्राइवेट था इसका बेटा क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मैंने आपको बताया राष्ट्रीयकरण का मतलब है सरकार अपना बना लेती है, बहुत मोहब्बत करती है फिर सरकार उससे, फिर सरकार की बात माननी पड़ती है। ठीक है ना भाई, तो सरकार ने आरबीआई को क्या कर लिया बच्चे, अपने अंडर में ले लिया। क्योंकि तू आजा बेटा इधर, तू ही बहुत फुदक रहा है, तू ही नहीं सुनता है मेरी, तो अब बेटा सरकार की सुनेगा आरबीआई और आरबीआई की सुनेंगे बैंक। तो सरकार ने इसका क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया 1 जनवरी 1949 में, 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, एग्जाम में प्रश्न बनेगा, आपका आंसर क्या होगा, 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई को सरकारी बना दिया, सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। अब सरकार की बात इसे सुननी पड़ेगी क्योंकि ये है सरकारी अब, क्योंकि सरकार का पैसा लग गया इसमें बच्चे, पहले प्राइवेट था।
अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त आपसे, यहां आरबीआई सरकारी तो बन गया, लेकिन आरबीआई के पास पावर्स नहीं थी, शक्तियां नहीं थी। अब भैया आरबीआई को शक्ति भी चाहिए कि वो नीचे वाले बैंकों की कबूतर बना सके, उन पर कंट्रोल कर सके, उन पर रोकथाम लगा सके। तो एक कानून और पास किया गया बच्चे 1949 में ही, ठीक है ना भाई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया इसी वर्ष जिस साल राष्ट्रीयकरण हुआ। तो यहीं पर बच्चे एक एक्ट लाया गया जिसे बोलते हैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, ठीक है ना भाई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। 1949 में कानून और पास किया सरकार ने जिसे कहा जाता है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, ठीक है ना भाई, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्यों पास किया गया, यानी कि इसके माध्यम से आरबीआई को शक्तियां दी गई कि तुम नीचे वाले बैंकों की खोपड़ी तोड़ो, उन्हें कंट्रोल करो। तो इसके माध्यम से एग्जाम में पूछता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया, आंसर क्या होगा 1949 में। और ये क्वेश्चन कम से कम 7-8 बार एग्जाम में बना है। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, आरबीआई को शक्तियां दी गई, इस कानून के माध्यम से आरबीआई को बच्चे शक्तियां दी गई, शक्तिशाली बनाया गया, आरबीआई को शक्तियां प्रदान की गई, ठीक है ना भाई, आरबीआई को पावर्स ट्रांसफर कर दी गई, किसके माध्यम से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से, ठीक है ना भाई। जीविका सिंह, बेटा जीविका जीभ बाहर निकालो और चीजों को समझो। मैंने स्थापना बताई थी 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है ना भाई, और राष्ट्रीयकरण बताया 1 जनवरी 1949 में, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है भाई। बेटा अध्यक्ष हर्ष, बेटा तुम्हारी खुजली में कैसे शांत करूं, बेटा तुम्हारे दिमाग में कीड़ा काटता है, मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, पहले आरबीआई अब अध्यक्ष, बेटा अध्यक्ष भी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहां समझो थोड़ी सी, बेटा एक एक चीज बताई जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस वाली बीमारी है, उसे थोड़ा सा आप अपने अंदर डालो, ठीक है ना भाई। अब देखो मैं बात करूं बच्चे आपसे, आरबीआई को जो चलाते हैं वो कौन चलाते हैं, उसका एक कमीशन होता है, उसका एक बच्चे यानी कि कह लो उसका एक क्या होता है, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आरबीआई का नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई को हैंडल कौन करता है, आरबीआई का जो नियंत्रण है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नियंत्रण है, डिसीजन लेने का काम कौन करता है इसमें, आरबीआई का नियंत्रण वो कौन करता है बच्चे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि निदेशक मंडल के द्वारा होता है, निदेशक मंडल होता है एक बच्चे, इसका निदेशक मंडल होता है, कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं करता ऐसे, इसका क्या होता है बेटा, निदेशक मंडल। तो आरबीआई का नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से होता है, ठीक है ना भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसमें, जिनकी संख्या कितनी होती है बच्चे, जिनकी संख्या होती है 21, 21 लोग होते हैं आरबीआई के निदेशक मंडल में। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि आरबीआई के निदेशक मंडल में कितने लोग शामिल होते हैं, 21 लोग होते हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं निदेशक मंडल के अंदर। ये 21 लोग कैसे कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, तो भैया एक होता है आरबीआई का कौन बच्चे, आरबीआई का गवर्नर, पहला नंबर, ठीक है ना भाई, एक आदमी कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करती है बेटा, भारत सरकार करती है, भारत सरकार। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांता दास है। प्रवीण राणा कह रहे हैं वर्तमान में नहीं, पहले मेरे दादा इसमें मैनेजर थे। हां बेटा, शक्तिकांत दास आपके बाबा जी थे। आगे बात करूं बच्चे आपसे, एक होता है आरबीआई का गवर्नर, 4 होते हैं बेटा डिप्टी गवर्नर, ठीक है ना भाई, आरबीआई के 4 कौन होते हैं बच्चे, डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, उप गवर्नर कह दो जिन्हें, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो भैया 4 हो गए डिप्टी गवर्नर, 1 हो गया गवर्नर, तो 5 आदमी तो ये हो गए, 21 आदमी पूरे करने हैं। देखो भाई ये कौन है, शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर, शक्तिकांत दास, ठीक है ना।
तो इनका नाम याद रखना है। 4 डिप्टी गवर्नर के भी नाम याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं, उनके नाम एक बार लिख लोगे। एक है टी रविशंकर, टी रविशंकर, टी रविशंकर। टी रविशंकर कौन है, डिप्टी गवर्नर। और कौन है बेटा डिप्टी गवर्नर, महेश कुमार जैन, महेश कुमार जैन, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। और कौन है बच्चे, डॉक्टर एमडी पात्रा, डॉक्टर एमडी पात्रा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। एक और हैं बच्चे एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव भी कौन है बच्चे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। तो ये 4 वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। इनसे प्रश्न पूछ लेता है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना भाई। तो ये 5 आदमी तो हो गए। आगे थोड़ी सी बात और समझ लेनी है। और कौन होता है बच्चे, 2 होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, 2 आते हैं वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि। ठीक है ना भाई। तो भैया 4 और 1 5 और 2 और ऐड कर दो, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय की तरफ से आते हैं प्रतिनिधि। ठीक है ना भाई। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, 2 लोग आते हैं। ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे, 10 निदेशक, 10 डायरेक्टर आते हैं सरकार की तरफ से। ठीक है ना भाई। 10 निदेशक डायरेक्टर होते हैं बच्चे, 10 निदेशक होते हैं सरकार द्वारा नामित, सरकार गवर्नमेंट नॉमिनेटेड, सरकार द्वारा नामित, सरकार नामित करती है 10 को। 10 क्या होते हैं बच्चे, 10 निदेशक होते हैं। तो भैया 5 ऊपर वाले, 5 और 2 7, 7 और 10 17, 17 हो गए। 17 में 4 जोड़ोगे 21 हो जाएंगे। 4 कौन होते हैं, आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड हैं, स्थानीय बोर्ड, 4 लोकल बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं। ठीक है ना भाई। तो भैया 10 तो आते हैं निदेशक, डायरेक्टर सरकार गवर्नमेंट जिन्हें नॉमिनेट करती है। और बच्चे 4 होते हैं डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड, स्थानीय बोर्ड के निदेशक 4। ठीक है ना भाई। तो 4 होते हैं डायरेक्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड, स्थानीय बोर्ड के 4 क्या है बच्चे, निदेशक। तो आरबीआई के स्थानीय बोर्ड कितने हैं, लोकल बोर्ड कितने हैं बेटा, 4 हैं, जो पूरे इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कहां कहां है, एक तो है बच्चे आपका दिल्ली में लोकल बोर्ड, इसका दिल्ली में। ठीक है ना भाई। एक दिल्ली में जो उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा लोकल बोर्ड कहां है बच्चे, इसका कोलकाता में, जो आपका पूर्वी भारत का करता है, कोलकाता में। ठीक है ना भाई। तीसरा वाला कहां है बच्चे, तीसरा वाला है चेन्नई में, जो दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और चौथा वाला जो है बच्चे, वो है आपका कहां पर, यानी कि चौथा चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली, मुंबई रह गया है, मुंबई। एक है बच्चे आपका मुंबई में, जो पश्चिमी भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना भाई, मुंबई। तो ये 4 आरबीआई के लोकल बोर्ड हैं, स्थानीय बोर्ड जिन्हें कहा जाता है। ठीक है ना भाई। ज्योति ठाकुर, मैंने तो ज्यादा लिख दिया, कोई बात ना है गुड़िया। वित्त मंत्रालय क्या होता है, अमित कुमार कह रहे हैं वित्त मंत्रालय। ओ भैया, कोई भैया कुछ इंतजाम है वैसे सुसाइड करने का हमारे यहाँ स्टूडियो में, कुछ जुगाड़ है हमारे पास, मतलब यहाँ मैं मतलब चाय के साथ कुछ ले लूं। एक पूछ रहे हैं वित्त मंत्रालय क्या होता है। भैया कुछ जुगाड़ हो तो लिया यार जाके, जो ऐसा क्यों बैठा है। ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि मैं अब मोह माया से दूर चला जाऊं बच्चे। कुछ कुछ बच्चों के कमेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि मतलब मेरा मन है कि मैं अब मोह माया छोड़ दूं, मैं या तो हिमालय की तरफ निकल जाऊंगा कुछ दिन में बच्चे, या और कहीं चला जाऊंगा। भाई वाह बेटा, कैसे करोगे, मतलब क्या करके मानोगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या होगा आखिर। बेटा मंत्रालय, सरकार के अलग अलग मंत्रालय होते हैं। वित्त मतलब फाइनेंस से जुड़ा हुआ मंत्रालय। तो सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसे होम मिनिस्ट्री अमित शाह के अंदर है, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के अंडर है। तो वित्त से जुड़े हुए देश में जितने भी काम होते हैं, तो सरकार के अलग अलग मंत्रालय होते हैं। ठीक है ना भाई। मिनिस्ट्री होती है। सारे देश में वित्त से संबंधित काम किसके अंडर आते हैं, निर्मला सीतारमण के अंदर।
ठीक है ना भाई, तो ये बात समझनी है। कतई चीते हो तुम मेरे चीते। एक बार देखना ये कौन है ऊपर। अब डाउट भी पूछें, पता नहीं क्या। अरे गुड़िया जीविका, डाउट का एक बेटा, अच्छा एक बात बताओ मुझे यार, ये कैसी बात होती है कि मंत्रालय क्या होता है? तुम्हारी पॉलिटी खत्म हो गई, तुम्हारी ज्योग्राफी खत्म हो गई, तुम्हारा लास्ट चल रहा है बैच का, और तुम ऐसा प्रश्न पूछते हो कि मंत्रालय क्या है? अब तुम्हारे इस बुद्धि पर, इस विवेक पर क्या सवाल उठते हैं कि आपको ये तक पता नहीं है कि मंत्रालय क्या होता है, मंत्री क्या होता है। ठीक है ना? तो मतलब अगर आप लग रहे हो कि आज के समय में इतना कम कंपटीशन है कि आपको बेसिक जानकारी नहीं है और आप इन सब चीजों पे ऐसी बातें करते हो भाई, तो ये तो तुम्हारी बेटा बेसिक समझ को बताता है कि आप कैसे प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है ना? बहुत अच्छे, चलो आ जाओ, यहां बात कर लेते हैं। तो मन में ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता हूं, मैं बताना सारी चीजें जानता हूं जो। ठीक है भाई। अच्छा वो भी, अच्छा एक कह रही है वित्त भी बता दो, वित्त क्या होता है? वित्त का मतलब बेटा फाइनेंस, पैसा। ठीक है ना भाई, पैसा। वित्त का मतलब पैसा। मंत्रालय का मतलब वो सरकार का वो विभाग जो पैसे का काम करता है, वो वित्त मंत्रालय हो गया बेटा। ठीक है ना भाई, पैसे के देख रेख सारी चीजें करता है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर, आरबीआई का लेखा वर्ष। आरबीआई का लेखा वर्ष, लेखा वर्ष का मतलब बेटा आरबीआई अपना जो हिसाब किताब लगाता है। आरबीआई का लेखा वर्ष पहले वित्तीय वर्ष से अलग हुआ करता था, लेकिन बेटा ये सरकार ने अब वित्तीय वर्ष के समान ही कर दिया है। लेखा वर्ष तो पहले होता था बच्चे 1 जुलाई से 30 जून। ठीक है ना भाई, 1 जुलाई से 30 जून तक होता था आरबीआई का लेखा वर्ष, जो कि अब वर्तमान में बदलकर वित्त वर्ष के समान कर दिया है। तो अब ये नहीं रहा है, पहले ये होता था जिसमें आरबीआई अपना हिसाब किताब लगाता था, अब हो गया है बच्चे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आरबीआई का लेखा वर्ष हो गया है। ठीक है ना भाई, चलो आगे बात करूं मैं बच्चे आपसे। आरबीआई का जो लोगो है, लोगो, आरबीआई का लोगो देखा है ना बेटा? आरबीआई का लोगो अपना एक देखा होगा, एक पेड़ सा दिखाई देगा, एक जानवर सा है बेटा। एग्जाम में पूछता है आरबीआई के लोगो में किसका फोटो है? आरबीआई का जो लोगो है बेटा, आरबीआई का लोगो जिसे या हम कहते हैं प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह जो है बच्चे, उसमें कौन कौन है? तो भैया एक तो टाइगर बाबा है, एक तो टाइगर, टाइगर एक था, टाइगर। टाइगर का मतलब बेटा बाघ है, और बाघ किसके आगे खड़ा है? पेड़ के आगे। पेड़ किसका है बेटा? ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ है, और बेटा बाघ है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है जिसे बोलते हैं पाल्म ट्री। ठीक है ना भाई, तो ताड़ का पेड़ है बच्चे और बाघ है। तो ये आरबीआई के लोगों में आपको देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न भी बेटा पूछा गया है आपसे एग्जाम में, जो आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? बिल्कुल। लेकिन बेटा ताड़ का पेड़ है, ये चीज भी ध्यान रखनी है, कहीं पीपल का पेड़ लगा दो एग्जाम में, गलत हो जाएगा प्रश्न के गुरुजी पेड़ तो बताया, लेकिन बेटा पेड़ किस चीज का है वो भी ध्यान रखना है। आगे बात करूं मैं बच्चे आपसे आरबीआई के गवर्नर के बारे में। आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, पहले गवर्नर रहे थे बच्चे आरबीआई के पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इनका कार्यकाल बेटा कब तक रहा? 2 साल तक, यानी कि 1935 से लेके और 1937 तक आरबीआई के गवर्नर रहे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आगे बात करूं मैं बच्चे आरबीआई के जो दूसरे गवर्नर थे, सेकंड गवर्नर ऑफ आरबीआई, वो थे सर जेम्स टेलर। ठीक है ना भाई, नाम क्या था? सर जेम्स टेलर। ठीक है ना भाई, सर जेम्स टेलर। इनका कार्यकाल रहा 1937 से लेके और 1943 तक। ठीक है ना भाई, 37 से 43 तक। और अगर मैं तीसरे की बात करूं, थर्ड नंबर पर, तो थर्ड आरबीआई के जो गवर्नर थे बेटा, वो थे सी डी देशमुख, रितेश देशमुख के बाबा, सी डी देशमुख, सी डी देशमुख, सी डी देशमुख। इनका कार्यकाल था 1943 से लेके 19
1943 से बेटा 49 तक, यानी कि ये स्वतंत्र भारत के भी पहले गवर्नर रहे सीडी देशमुख, और बच्चे पहले भारतीय गवर्नर भी हैं सीडी देशमुख। ठीक है ना भाई, तो भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब यही थे सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख कौन है? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, भारतीय गवर्नर। ठीक है ना भाई, कौन? सीडी देशमुख। चलो आगे बात करूं बच्चे आपसे, आरबीआई के 25वें और वर्तमान गवर्नर, 25वें गवर्नर कौन है? आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है बच्चे? तो उनका नाम है शक्तिकांता दास, शक्तिकांत दास। ठीक है ना भाई, शक्तिकांत दास कौन है बच्चे? 25वें नंबर के गवर्नर हैं, तो इनका नंबर भी ध्यान रखना है। और ये प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के गवर्नर हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, वर्तमान के गवर्नर हैं आरबीआई के। ठीक है ना, तो ये लिस्ट आपको ध्यान रखना है। लोगो दिखा दें बेटा, सीपीओ के लिए बिल्कुल सफिशियंट है भाई, सीपीओ के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। सीपीओ में जीएस बहुत इतना तगड़ा नहीं पूछा जाता है बेटा। ठीक है ना, तो आरबीआई लोगो देखने की इच्छा है बालकों की, तो भैया आरबीआई का लोगो भी दिखा देंगे आपको। ठीक है ना, तो यहां दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है ना, यहां लिख रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, ये टाइगर बब्बा है। ऊपर बच्चे पीछे देखोगे ताड़ का पेड़ है, आरबीआई का लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है। चलो भाई, इससे पहले कौन से बेटा? इससे पहले शक्तिकांता दास से पहले कौन थे? लोगो बना के दिखाओ। हाँ बेटा, कल को सांप आए कोई तो गुरुजी सांप बनाओ तुम यहाँ। ठीक है ना, फिर तो मैं बेटा चित्रकार होता ना, मैं फिर इकोनॉमिक्स का मास्टर थोड़ी होता। अब बात करते हैं बच्चे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भाई, तो भैया फंक्शंस, काम क्या है? फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के काम काज, आरबीआई क्या क्या काम करता है, आरबीआई के कार्य, आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई के काम कौन कौन से हैं? देखो भाई, काम बड़े तगड़े हैं आरबीआई के, बहुत कमेरा है, सुबह ही बुग्गी लेकर न्यार लेन जाता है। तो भैया पहला काम होता है इशूइंग ऑफ नोट्स, इशूइंग ऑफ नोट्स, नोट जारी करना, करेंसी जारी करना। ठीक है ना भाई, नोट कह लो बेटा या मुद्रा कह लो, मुद्रा का निर्गमन या नोटों का निर्गमन, नोट जारी करना, नोटों का निर्गमन। मैंने आपको बताया था केंद्रीय बैंक जो होते हैं बच्चे वो मुद्रा जारी करते हैं, नोटों का निर्गमन, मुद्रा जारी करना, इशूइंग ऑफ नोट्स। ठीक है ना भाई, नोट्स पैसा। तो भैया पैसे जारी करने का काम, नोट जारी करने का काम किसका है? आरबीआई का है। ठीक है ना भाई, तो ध्यान रखना है, 1 रुपए से बड़े सभी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई के अंडर आते हैं। यहां ध्यान से समझो, यहां ध्यान से समझना है, 1 रुपया, 1 रुपए से बड़े, 1 रुपए से बड़े सभी नोट, 1 रुपए से बड़े सभी नोट किसके अंडर आते हैं बेटा? आरबीआई के अंडर आते हैं, आरबीआई जारी करता है। ठीक है ना भाई, साथ के साथ बच्चे इन पर जो सिग्नेचर होते हैं वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं। हस्ताक्षर कौन करता है 1 रुपए से बड़े सभी नोटों पर? सिग्नेचर, हस्ताक्षर कौन करता है? हस्ताक्षर करता है बेटा आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। आपने देखा होगा लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ठीक है ना भाई, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए वचन दे रहा है, आरबीआई दे रहा है। तो कौन दे रहा है? आरबीआई का गवर्नर सिग्नेचर करेगा, रघुराम राजन है। ठीक है ना, वित्त मंत्री रहे आपके, मतलब आपका आरबीआई गवर्नर रहे मनमोहन सिंह के सिग्नेचर मिल जाते हैं नोटों पर। अभी शक्तिकांता दास कर रहे होंगे, तो जिसके समय में नोट बनेंगे वो सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर ऐसा ना है कि बेटा 500 के नोटों गड्डी आ गई, आरबीआई गवर्नर सिग्नेचर कर रहा है। बेटा एक बार सिग्नेचर उसके प्रिंट होके चले जाते हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपी चली जाती है और वही कॉपी हर नोट पर प्रिंट होती है, तो प्रिंट होते हैं। ठीक है ना भाई, और बच्चे अगर मैं बात करूं 1 रुपए का नोट और सभी सिक्के, ठीक है ना भाई, 1 रुपए का नोट प्लस सभी सिक्के, सभी कॉइन्स,
सभी सिक्के, जितने भी कॉइन्स होते हैं, सिक्के, बेटा सिक्कों पर सिग्नेचर नहीं होते हैं, आप सभी जानते हो। जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपए का नोट है, ये किसके अंडर आते हैं बेटा? वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जारी वारी करता है बेटा इन्हें, ये वित्त मंत्रालय के कंट्रोल में होते हैं। 1 रुपए का नोट और बच्चे आपका सभी सिक्के, और इन पर जो सिग्नेचर होता है बेटा, 1 रुपए के नोट पर जो सिग्नेचर होता है, हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर जो होता है बच्चे वो किसका होता है? वित्त सचिव का, फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वित्त मंत्री मत लगा देना, वित्त सचिव बोल रहा हूं, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथ है वर्तमान में वित्त सचिव। ठीक है ना भाई, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है बेटा? टीवी सोमनाथ, टीवी सोमनाथ। ठीक है ना भाई, टीवी सोमनाथ वर्तमान में फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। चलो भाई, कृष्ण सिंह कह रहे हैं कोर्स से मुक्ति कब मिलेगी गुरुदेव? बेटा 2 मिनट में, अभी आप कहो इधर से और इधर से कोर्स खत्म आपका, और आप ब्लॉक। कोर्स से मुक्ति तो जिस दिन चाहो आप, आपकी इच्छा है उस दिन ले लो आप। ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं ध्रुव रावत सर कहाँ छपते हैं नोट? हम नहीं जा सकते वहां। बेटा वहां क्या दोगे? अंडे, अंडे दोगे वहां? क्या करोगे वहां? नोट छपते हैं, नोट तुम्हें छापने हैं बेटा, सरकार मारेगी, और सिक्योरिटी में छपते हैं, बहुत तगड़ी सिक्योरिटी रहती है उधर। ठीक है ना, तो भाई बात समझ में आ गई, कौन सिग्नेचर करता है? जब आरबीआई पैसा छापता है तो उसके लिए एक एक बेटा अपने पास मिनिमम एक अमाउंट को रिजर्व करके रखता है। तो लिखना है आरबीआई, आरबीआई मुद्रा जारी करने के लिए, मुद्रा जारी करने के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली को अपनाता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाता है। अब ये क्या है भैया? अब देखो ध्यान से समझो, अपनाता है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहते हैं बेटा इसे हिंदी में। यानी कि अपने पास पैसा जारी करने से पहले कुछ बेटा सामान वमान अपने पास इकट्ठा रखेगा, जिसे कहते हैं बच्चे न्यूनतम आरक्षित, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जिसे कहा जाता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम को बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो आरबीआई करेंसी इशू करने से पहले कम से कम कुछ पैसा अपने पास उठा कर रख लेगा, उसके बाद ही बच्चे पैसा जारी करेगा। तो एग्जाम में पूछता है कि आरबीआई मुद्रा जारी करने से पहले क्या क्या करता है, कौन सी प्रणाली को अपनाता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। और उसमें आरबीआई क्या करता है बेटा? अपने पास 200 करोड़ रुपए का सामान रिजर्व रखता है, अपने पास बेटा 200 करोड़ रुपए का मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम से कम, 200 करोड़ से कम नहीं, 200 करोड़ से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 200 करोड़ रुपए रिजर्व रखता है। ठीक है ना भाई, 200 करोड़ रुपए का मामला रिजर्व रखता है। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए का तो होना चाहिए बेटा सोना, सोना बाबू। ठीक है ना भाई, तो सोना जानते हो ना, गोल्ड। तो इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का क्या होता है बच्चे? गोल्ड होता है। गोल्ड का मतलब बच्चे सोना होता है, सोना। और बच्चे अगर मैं बाकी बात करूं आपसे, तो बाकी 85 करोड़ का क्या होता है? 85 करोड़ का, 85 करोड़ का होता है बाकी आपका बच्चे क्या चीज? यानी कि बच्चे विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी, डॉलर वॉलर यूरो वूरो, ये सारी चीज रखेगा, विदेशी मुद्रा, इतनी चीजें अपने पास रखेगा। ऐसा क्यों करता है आरबीआई भाई? क्यों करता है ऐसा? ये बेटा आपने देखा होगा, लिखा होता है किसी भी नोट पे कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। तो आरबीआई वचनबद्ध है, आरबीआई ने कसम खाई हुई है कि वो उतने पैसे का एक कागज आपको दे रहा है जिसकी वैल्यू उतनी है। कल को बेटा कोई दिक्कत आ गई, आप आरबीआई के पास उस नोट को लेके पहुंच गए, तो आरबीआई को उसका भुगतान करना पड़ेगा। किससे करेगा? इसी मिनिमम रिजर्व सिस्टम से करेगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई है?
तो 115 करोड़ का गोल्ड रखेगा और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी कम से कम रखेगा। इससे ज्यादा कितना भी रख सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन कम से कम इतना जरूर होना चाहिए। आगे बात करूं मैं बच्चे आपसे, भारत में बेटा जो नोट होते हैं, नोट बेटा, नोट वो प्रिंट किए जाते हैं, नोट, ठीक है ना। तो जो नोट बेटा वो छपाई होती है वो प्रिंटिंग प्रेस में होती है। नोट जो होते हैं, नोट बेटा, नोट वो क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस होती है, प्रिंट होते हैं। जबकि बच्चे आपके जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स, सिक्के, कॉइन्स जो होते हैं वो मिंट होते हैं, मिंट, मिंट का मतलब बच्चे इनकी टकसाल होती हैं, टकसाल, ठीक है ना भाई। तो सिक्कों की टकसाल होती है, जबकि नोटों की प्रिंटिंग प्रेस होती हैं। 4 जगह पर 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं और 4 जगह पर सिक्कों की 4 टकसाल हैं। कहां है पूछ लेता है बच्चे। अगर मैं कॉइन्स की बात करूं, सिक्के भारत में कहां कहां बनते हैं, तो भैया सिक्कों की टकसाल कहां कहां है, एक तो मुंबई में है, आपकी मुंबई में है बेटा, ठीक है ना। और कहां है, एक बच्चे आपकी कोलकाता में है, कोलकाता में है। और एक कहां है बच्चे आपकी तीसरी, एक है बच्चे हैदराबाद में, हैदराबाद के अंदर है। और एक कहां है बच्चे अपने पड़ोस में, नोएडा में है, नोएडा में, ठीक है ना भाई। तो यहां पर सिक्के बनते हैं, ये 4 सिक्कों की टकसाल हैं। नोटों को बेटा, कॉइन्स को क्या किया जाता है, मेटल, धातु, ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं कॉइन्स ज्यादातर, ठीक है ना भाई। कोई बात ना है बेटा, हो जाने दो। टकसाल क्या होता है बेटा, टकसाल का मतलब है कि किसी धातु को पिघलाकर जहां सिक्के बनाए जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो टकसाल मतलब एक फैक्ट्री, एक तरीके से जहां सिक्के बनते हैं। तो बात क्लियर हो गई है। तो ये 4 जगह क्या होते हैं बच्चे, भारत में सिक्के, कॉइन्स बनाए जाते हैं, कॉइन्स ढाले जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस कहां कहां है नोटों की बच्चे, एक है आपकी नासिक के अंदर, नासिक कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर, नासिक महाराष्ट्र में, जहां पर नोट प्रिंट होते हैं। दूसरी कहां है बच्चे आपकी, एक है मैसूर, मैसूर कहां पड़ता है बच्चे, कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में, जहां नोट प्रिंट होते हैं। एक कहां है बच्चे आपकी, नंबर 3 देवास, देवास कहां पड़ता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और बच्चे एक है आपकी चौथी सालबोनी, सालबोनी, सालबोनी प्रिंटिंग प्रेस, सालबोनी कहां पड़ता है बेटा आपका, सालबोनी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। इन 4 जगह नोटों की प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है ना भाई। तो बेटा नोटों की प्रिंटिंग प्रेस भारत में 4 स्थानों पर है जहां पर नोट बनते हैं, नासिक, मैसूर, देवास और सालबोनी। भारत में सिक्के 4 जगह बनते हैं। सिक्कों को मेटल, धातु को गलाया जाता है, उसके बाद उन्हें बच्चे सिक्के के रूप में ढाला जाता है, जिसे हम टकसाल कह देते हैं। तो कॉइन्स मिंट होते हैं, टकसाल के अंदर नोटों की प्रिंटिंग प्रेस होती है। ये बच्चे टकसाल कहां कहां है, मुंबई में है आपका, कोलकाता में, हैदराबाद और नोएडा में, 4 जगह हैं, ठीक है ना भाई। नवीन कुमार कह रहे हैं सर हम कटे हुए नोट बदल, बिल्कुल बेटा बैंक में बदल सकते हो, बाकी नोट का पूरा मतलब पीस आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल बदल सकते हो। प्रिया शेखावत, बेटा जल्दी कराऊंगा, ये आपकी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए तो फिर मैं ज्योग्राफी की प्रैक्टिस सेट ले आऊंगा आपके लिए। तो बात क्लियर है बच्चे। अब देखो जो नोटों के लिए जो पेपर आता है, पेपर वो कौन बनाता है, तो वो भी फैक्ट्री होगी ना बच्चे। तो सिक्योरिटी पेपर मिल के बारे में आपने सुना होगा। एक पेपर मिल है जो पेपर बनाती है, नोटों का पेपर, ठीक है ना भाई। नाम क्या है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पेपर मिल, ठीक है ना भाई, सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल क्या करती है बच्चे, ये स्टाम्प पेपर, जो इंस्टाम्प लगाते हो ना, 10 रुपया का इंस्टाम्प, 15 का, तो इसका काम क्या है सिक्योरिटी पेपर मिल का, एग्जाम में पूछा गया कई बार। ये बच्चे एक तो इंस्टाम्प पेपर, इंस्टाम्प पेपर बनाती है, जो लिखा होता है भारत सरकार, 10 रुपए का इंस्टाम्प, वो आप खरीद के लेके आते हो। इंस्टाम्प पेपर एवं नोटों का कागज, जिन पर नोट छापे जाते हैं, नोटों के कागज का उत्पादन करती है, नोटों के कागज का उत्पादन करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पड़ती है आपकी बच्चे, ये पड़ती है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश की जिसका नाम है होशंगाबाद। तो एग्जाम में पूछेगा सिक्योरिटी पेपर मिल कहां है, होशंगाबाद, होशंगाबाद,
होशंगाबाद कहां पड़ता है बच्चे आपका? मध्य प्रदेश, एमपी। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। सिक्योरिटी पेपर मिल, जिसका काम है स्टाम्प पेपर और नोटों के लिए कागज का उत्पादन करना। हाँ प्रशांत, बिल्कुल, सिक्कों के नीचे बिंदी सी बनी होती है ना, बिंदी सी, उन्हें देखकर आप पता लगा सकते हो कि कौन सा सिक्का कहां बना है। ठीक है ना, हर आपके जो टकसाल है अलग अलग, उनका अलग अलग सिंबल होता है। चलो भाई, प्रियांशु को आरबीआई का गवर्नर बनना है, बन जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हमने कहां रोका है। तो बेटा बाकी की चीजें और भी कई सारे काम हैं आरबीआई के। आज हमने जाना कि करेंसी नोट इशू करना किसका काम होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसके लिए वो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करता है, जिसमें वो 200 करोड़ रुपए के आइटम अपने पास रिजर्व करके रखता है। ठीक है ना भाई। चलो, मिलेंगे कल की क्लास में। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर बच्चे। पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और बेटा अच्छे तरीके से चीजों को रिवाइज भी करते रहें। नवीन जी।